हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एस टी 1 दरोगा और यूपी पीसीएस का स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसी संबंध में हम कई सारी बुक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने 2 बुक्स प्रैक्टिस सेट की कवर की है। इससे पहले मैं परीक्षा वाणी की लेटेस्ट एडिशन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बुक कंप्लीट कर चुका हूं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले रेगुलर अपडेट्स के लिए। अब हम जो बुक पढ़ा रहे हैं वो है घटना चक्र की पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। उसका मैं एक पार्ट बना चुका हूं, जिसमें हमने शुरू के 3 से 4 चैप्टर डिस्कस कर लिए। आज हम जो शुरू करेंगे वो हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सिर्फ केवल प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की सबसे अच्छी डेफिनेशन यही है। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है बेसिकली, एक बात मैं आपको बता दूं। देखिए ये प्रक्रिया नेचुरल चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि कुछ ये अलग प्रक्रिया है। एक्चुअल में होता क्या है, जब आपका सामान्य प्रक्रिया में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका सूरज है, यहाँ से आपकी किरणें आ रही हैं, यहाँ पर बादल है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर है, ठीक है, या जलवाष्प है, ये सब यहाँ पर रहता है। तो जब ये हाई टेम्परेचर की अल्ट्रा वायलेट रेस पृथ्वी के अंदर आती हैं, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये इसको अंदर आने देती हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं जो उच्च तापमान वाली किरणें होती है, जिनकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर लो वेवलेंथ, उसके लिए पारदर्शी होती है। लेकिन जब पृथ्वी रात को ठंडा होती है, इस हीट को वापस एटमॉस्फेयर में भेजती है, तो उस समय ये इंफ्रारेड रेस के रूप में इसको वापस भेजती है। लेकिन अगर इन गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो ये जो इंफ्रारेड रेस होती है, इसके लिए ये होती है अपारदर्शी। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये अपारदर्शी हो जाती है, अर्थात ये हीट जो रात को वो इंफ्रारेड रेस के रूप में या अवरक्त किरणों के रूप में जनरेट करती है पृथ्वी, इसको ये बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से वो पृथ्वी के आसपास के वातावरण में ही ट्रैप हो जाती है या रुक जाती है। जिसकी वजह से आपका क्या होता है, जब हीट बाहर नहीं जा पा रही, तो इसका मतलब क्या होगा, वो हीट आपकी पृथ्वी के आसपास ही पृथ्वी को गर्म करेगी। इसको ही आप बोलते हो ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय ऊष्मन। ठीक है, तो अवरक्त किरणों को ये ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का हीट बजट गड़बड़ा जाता है। अगला, हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये अवरक्त किरणों को बाहर नहीं जाने देती, उनके लिए ये अपारदर्शी होती हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव क्या है, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। तो स्पेशली अगर यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस लिखा होता तो ज्यादा अच्छा शब्द यहाँ पर होता, लेकिन ये भी ठीक है। अम्लीय वर्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बार बार पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, तो याद रखिएगा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, इन ये दो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके अम्लीय वर्षा में या एसिड रेन में। आगे, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक बार ये पूछा भी गया है, वो भी नीचे प्रश्न आएगा कि अंटार्कटिका के ऊपर सबसे पहले किसने रिसर्च कर बताया था कि वहां पर ओजोन होल बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें तो जोसेफ फुरियर को माना जाता है कि इन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस की परिकल्पना की है। ठीक है, जोसेफ फुरियर। और कब की है, 1824 में। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अकेली गैस नहीं है। अगर मैं आपको क्योटो प्रोटोकॉल की बात बता दूं, क्योटो प्रोटोकॉल में टोटल 6 गैसेस इसमें कवर की गई हैं। नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरीके की गैसेस उसमें कवर की गई। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और भी बहुत सारी गैसेस है। अभी नीचे आपको मैं प्रश्न दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 गैसें आपकी CO2 प्लस मीथेन CH4। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये सबसे बड़ी है, और मीथेन तो बहुत ज्यादा हानिकारक भी है, क्योंकि इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, ठीक है, वो आपका CO2 से लगभग 21 से 23 गुना ज्यादा है। आगे देखते हैं। देखिए कंट्रीब्यूशन जो मैं आपको बता रहा था, ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। विभिन्न गैसों का ग्रीन हाउस गैस प्रभाव या वैश्विक तापमान के प्रति रिलेटिव योगदान आपको बता रहा है। ठीक है, रिलेटिव योगदान सबसे ज्यादा जलवाष्प या वाटर वेपर का लगभग 60%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का 26% और फिर मीथेन का लगभग 4 से 9%। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट देखिए हैं, आपको हर ऑप्शन में ये 3 जरूर मिलेंगे। आगे, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है। ठीक है, सबसे अधिकतम योगदान आपका है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, वाटर वेपर यहां पर नहीं है। अगर वाटर वेपर होता तो वाटर वेपर या जलवाष्प ही सबसे सही उत्तर होता।
निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो देखिए मैंने ऊपर बताया था, लगभग जलवाष्प आपका जो है सबसे ज्यादा करती है 60% के आसपास। वही इसका सही उत्तर होगा, ऊपर वाले में नहीं था, इसलिए आंसर में क्या लगाना पड़ा, जो सेकंड हाईएस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम क्या होगा? देखिए मैंने आपसे इसीलिए वो टेबल बताई थी, इस टाइप के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो सबसे ऊपर आपका क्या था, वाटर वेपर, दूसरे पर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपका मेथेन। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपका ओडीएस भी है, यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस भी हैं, जिसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लाया गया था और जो 1989 में लागू हुआ। आगे, ग्रीन हाउस गैसेज में मुख्य घटक क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैसेज में मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मेथेन भी है, ओजोन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। एक चीज याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन के 2 एटम है, मतलब डाई। तो ये फॉर्मूला अलग होता है। ये देखिए बेसिकली आपका एसिड रेन में यूज होती है, ये आपकी कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको बहुत बार कंफ्यूज करेगा, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे देगा, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, वो एक प्रदूषित गैस है, लेकिन वो ग्रीन हाउस गैस में इंपैक्ट नहीं करती, ठीक है, वो चीज अलग है। वो एसिड रेन में आपके या अम्लीय वर्षा में योगदान देती है, उसका फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला अलग है। ये देखिए N2O, उसका मैंने आपको बता दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम। आगे, निम्नलिखित में कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो बेसिकली जो आपकी आर्गन है, ठीक है, आर्गन आपकी इनर्ट गैस है, अक्रिय गैसों की श्रेणी में आती है, ये आपका कोई भी योगदान इसमें नहीं करती। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो हरित गृह प्रभाव मैंने आपको बताया, भूमंडलीय उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग, तो वैश्विक ताप में वृद्धि। निम्नलिखित में कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? ठीक है, कौन सा नहीं करता? तो सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, देखिए जो मैंने आपको बताया था, ये दोनों इसमें योगदान नहीं करते। ये किसमें करते हैं कंट्रीब्यूशन? एसिड रेन में या अम्लीय वर्षा में। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ये आपकी प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, तो पैडी फील्ड से हमारी सबसे ज्यादा निकलती है मेथेन, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए बार बार मैंने जो आपको पॉइंट बताया उसको याद रखिएगा, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये आपके एसिड रेन में योगदान देते हैं, ना कि ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसेज। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। निम्नलिखित में कौन सा सार्वत्रिक तापन के लिए उत्तरदायी है? सबसे नंबर 1 रैंक आपकी जलवाष्प की, दूसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे पर मीथेन, तो सारे ही इसमें शामिल होते हैं। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं, पहला ही बिल्कुल ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, प्रोपेन नहीं है। देखिए प्रोपेन ये नहीं है, ओजोन भी है। प्रोपेन में आपको बता देता हूं, आपने एलपीजी सुनी होगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम घर में सिलेंडर लगाते हैं, उसमें 2 मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका प्रोपेन, एक होता है आपका ब्यूटेन, ठीक है, ये 2 आपके इसके कंपोनेंट होंगे एलपीजी के। निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन आपकी हरित गृह गैस नहीं है। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड है, ये गैस है, अगर यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता तो नहीं होता, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला ये है। देखिए बार बार मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे बहुत गलत इसको करके आते हैं जल्दीबाजी में, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखा है या नाइट्रस ऑक्साइड लिखा है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर नहीं है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लो, हाइड्रोजन नहीं है, देखिए हाइड्रोजन इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है, सबको पता है। निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए फिर से आ गया, तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। देखिए हरित गृह प्रभाव से सांद्रता नहीं बढ़ती, ठीक है, सांद्रता आपकी दूसरी चीजों से बढ़ती है। मैंने आपको बताया ग्रीन हाउस गैस जो इफेक्ट है या ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बिल्कुल नेचुरल प्रक्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ने से वो प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। यानी अगर आपका देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% मौजूद है, ठीक है,
अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ता या घटता है प्रदूषणों के कारण, हमारे जीवाश्म या फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के कारण, उनके कारण अगर बढ़ता है तो ये साइकिल आपका खराब हो जाता है। इसका कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता से ये होने का इसका कोई ऐसा लिंक नहीं है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट से, ऐसा नहीं होता। तो ये इसमें गलत है। देखिए ऑप्शन अगर इसमें बात करें तो आर्द्रता वाला ये थोड़ा सा सही ऑप्शन है, लेकिन इसमें अगर आयोग की तरफ से माने तो इसमें कोई भी आंसर आपका सही नहीं था, ठीक है, इस वाले प्रश्न में। ठीक है, आप पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो जो मैंने आपको बताया। अतः विकल्प बी सही है। इसमें बी फिर भी आर्द्रता वाला फिर भी ठीक है, लेकिन बाकी इसमें नहीं है। और इवन ये भी कहा जाता है कि जो एयर का मोशन होता है वो भी बढ़ जाता है, यानी एयर की गति भी बढ़नी मानी जाती है। वो भी आप नीचे देख सकते हैं इसमें कि विकल्प बी और डी दोनों सही होंगे। पहला वाला तो देखिए इसमें सही नहीं है, जो आप सबको लग रहा था कि वो सही होगा वो इसमें ठीक नहीं है। 26वां, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है। जी नहीं, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है, जो मैंने आपको बताया था। पृथ्वी रात में ठंडा होने के लिए इंफ्रारेड रेज के रूप में या अवरक्त किरणों के रूप में अपनी हीट को री रेडिएट करती है, जिसको ये गैसें बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से वो पृथ्वी के आसपास ही ट्रैप हो जाती हैं और उसका तापमान बढ़ने लगता है, जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग बोलते हो। तो इसमें डी सबसे अच्छा उत्तर होगा। आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसेस, बिल्कुल ठीक। ओजोन परत का क्षरण, ये भी ठीक है। प्रदूषण, ये तो सबसे बड़ा कारण हमारा है ही, जिसकी वजह से आपकी सारे पॉल्यूटेंट्स या हमारी प्रदूषक गैसें हमारे वातावरण में घुलती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल अच्छा उत्तर होगा। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, और देखिए सेम क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट कर दिया झारखंड पीसीएस में, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो ठीक है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है, आपको पता है अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में तो वहां पर ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। अगर 0.03% से इसका कंसंट्रेशन घट जाता है तो भी हमें दिक्कत है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ये हमारे लिए केवल हानिकारक है, लाभदायक भी है। निम्न में से कौन कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन या कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो अगर कार्बन फर्टिलाइजेशन की बात करें, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण हुई पादप वृद्धि। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, तेल चालित स्वचालित तो की संख्या का विस्फोटन, सौर धधक में वृद्धि, ये इसका कोई कारण नहीं है, सौर धधक में वृद्धि, अत्यधिक वनोन्मूलन, ये तो कारण है, तो 1 और 4 तो आपके होंगे ही, ये नहीं हुआ। तेल चालित स्वचालितों की संख्या, ठीक है, अगर आपके ऑटोमोबाइल्स जो है उनकी संख्या बहुत बढ़ने लगेगी तो भी आपका उससे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन निकलते हैं, ठीक है, सॉक्स और नॉक्स निकलते हैं, या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें ऑप्शन बी सबसे अच्छा उत्तर होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड फसल जैव मात्रा के, आपका बेसिकली स्टबल बर्निंग की बात कर रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में बहुत सारा पॉल्यूशन होता है आपका विंटर्स के शुरू में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी गैसें निकलती हैं स्टबल बर्निंग के, जब उनको जलाते हैं हम, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर, इसमें सारी ही देखिए निकलती हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा आपका। ये आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं, सॉक्स हो गया, नॉक्स हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आपका मीथेन हो गई, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, ठीक है, ओजोन हो गई। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है? तो कौन सी गैस आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी देखिए फिर से वाटर वेपर नहीं दिया या जलवाष्प नहीं दिया, अदरवाइज वही आंसर होता। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है, किसके उत्सर्जन के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन से इसका कोई मतलब नहीं है। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है, तो किसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का, जो अवरक्त किरणों को ट्रैप कर देता है पृथ्वी के आसपास ही, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पाती। निम्नलिखित में से वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? मैंने आपको शुरू में बताया था 0.03% इसका सबसे ऑप्टिमम रेंज है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? भारी वर्षा कोई कारण नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 12वां, धान के खेत कोयले
की खनन, आर्द्र भूमि और पालतू पशु, कर्ड च्यूइंग से भी निकलती है आपकी गैस। ठीक है, बता देता हूँ कर्ड च्यूइंग से। तो आपका कौन कौन से मीथेन के स्रोत है, तो मैं आपको बता देता हूँ, सारे ही ये मीथेन के स्रोत है। मीथेन एमिशन इन सभी से होता है। मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है, तो मीथेन बेसिकली धान के खेतों से भी निकलती है और दीमक की बाम्बी से भी निकलती है। एक बार ये सिंगल भी कहीं पूछ लिया था ऑप्शन में, यहाँ पर तो ए और बी दोनों सही है, लेकिन एक बार ये सिंगल भी पूछा गया था, उसमें केवल यही आंसर था। इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम मुझे याद नहीं है वो, लेकिन किसी एग्जाम में पूछा गया था, उसका आंसर दीमक की बाम्बी ही था। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह कौन सी है? धान के खेत की बात स्पेसिफिकली कर रहा है, तो कौन सी निकलेगी? मीथेन। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबंध है, वही सेम है, बार बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं। जुगाली करने वाले पशुओं से मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर हमने पढ़ लिया था, यहाँ से भी क्या है आपका? मीथेन। जुगाली करने वाले पशु, इसको कर्ड च्यूइंग बोला जाता है। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती। क्योंकि, तो बेसिकली देखिए बहुत सारी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कुछ नीचे नहीं रहती। बेसिकली जो आपके समुद्र में पादप प्लवक होते हैं, वो इससे प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। हम सभी को पता है जो हमारा ओशियन है या समुद्र है, उसका जो बेसिकली वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को सीक्वेस्टर करता है या अवशोषित करता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से SST यानी सी सरफेस टेम्परेचर, आपका समुद्र के सतह का तापमान बढ़ रहा है, जिनके उनके कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता घटती जा रही है। तो ये बेसिकली क्या होता है, समुद्र के पादप प्लवक प्रकाश का संश्लेषण कर लेते हैं। बाकी इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं, इसका कोई से लिंक नहीं है। ऑप्शन 2 इसमें केवल सही होगा। क्या बोला जाता है इनको? मैंने बताया था आपको जब हमने फूड चेन पढ़ी थी समुद्र की, इसको बोला जाता है फाइटो प्लैंकटन। ठीक है, जैसे आपके जमीन पर स्थलीय इकोसिस्टम में हरे पौधे होते हैं, ऐसे यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। इसको खाते हैं आपके जू प्लैंक्टन। ठीक है, इसको खाते हैं आपके मछली भी खाती है, फिश, या फिर आपके टर्टल्स या कछुए भी खाते हैं। ठीक है, और इसको फिर और आपके बड़ी मछलियां जैसे वेल्स वगैरह हो गई, वो खाती हैं। ये पूरी एक्वेटिक फूड चेन एक होती है। मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। ठीक है, मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तरीय ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र के अधस्तल के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन इसका हो जाता है। तो देखिए तीनों स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल ठीक है। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतया वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं, क्योंकि बेसिकली देखिए जो पैडी फील्ड होता है ये आपका मीथेन, ठीक है, यहाँ से मीथेन बहुत ज्यादा निकलती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके लिए कौन कौन से कारण या कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? चावल की खेती से संबंध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक है। बिल्कुल ठीक, देखिए मीथेन तो निकलती है। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है, जैसे आपका यूरिया की भी अगर देखें तो आप यूरिया भी NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला है, तो इसमें भी नाइट्रोजन आपका होता है। तो यूरिया की स्पेशली बात यहाँ पर कर रहा है। तब क्रस्ट से मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड देखिए फिर से N2O, जो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक इन्होंने बताया। आगे देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव बता रहा है। भूमंडलीय उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, हिम नदी द्रवीभूत होने लगी, समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। तो ऑप्शन 2, 3 और 4 इसमें सही है। पहला इससे कोई इसका मतलब नहीं है, तो ऑप्शन 2, 3 एंड 4 बिल्कुल आपके ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? इम्पैक्ट पूछ रहा है। समुद्र जल का बढ़ना, हाँ, क्योंकि ग्लेशियर आपके पिघल रहे हैं। हिम नदी का पिघलना, वही दोनों आपस में लिंक है। बीमारियों का फैलना, ये भी देखिए ट्रॉपिकल डिजीज वगैरह काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, मैंने आपको कल पढ़ाया था। इसकी बायोलॉजिकल टेम्परेचर रेंज कोरल्स की बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये तापमान में ज्यादा वेरिएशन बियर नहीं कर पाते या बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनका रंग उड़ने लगता है, जिसको आप बोलते हो ब्लीचिंग। तो उसमें सारे ही बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नांकित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो देखिए आर्कटिक व ग्रीनलैंड की हिम चादरें, जिसके बाद ही हम पढ़ते हैं कि सी लेवल राइज। ठीक है, सी लेवल राइज होगा
समुद्र का स्तर बढ़ने लगेगा, जिससे जो बेसिकली कोस्टल एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या भी रहती है स्पेशली विदेशों में, उनको उनके डूबने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो ये इसलिए इसका एक नकारात्मक प्रभाव है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस के परे बढ़ जाता है तो विश्व स्तर पर उसका संभावित असर क्या होगा? स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा, यानी अभी पूरा जितना हम उत्सर्जित करते हैं उससे थोड़ा सा भाग हम अवशोषित भी कर लेते हैं, तो अभी हम नेट कार्बन एब्जॉर्बर है। ये क्या कह रहा है कि इससे आप नेट कार्बन एमिटर बन जाओगे, यानी आप जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा उत्सर्जित करने लगोगे। विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी, ठीक है, कोरल की डेथ होगी। सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी, ठीक है, परमानेंट रूप से कह रहा है। और अनाज की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी, या जो आपके आप सीरियल्स वगैरह उगाते हो वो आपके कहीं भी नहीं होंगे। देखिए मैंने कहा ना, 2 स्टेटमेंट ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। स्थायी रूप से देखिए ऐसा नहीं होगा, कहीं भी संभव नहीं होगी कि एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में कहीं भी नहीं होगा। ये दोनों स्टेटमेंट आपके बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसलिए दोनों गलत होंगे। केवल 1 और 2 स्टेटमेंट आपके मेरे हिसाब से ठीक होने चाहिए। नीचे देखते हैं, हाँ देखिए वो ये बी, ए और बी आपके बिल्कुल केवल यही 2 सही होंगे। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो इसमें से चक्रवात की, बिल्कुल ठीक। साइक्लोन्स वगैरह आपने देखे होंगे, पहले बंगाल की खाड़ी में बहुत साइक्लोन्स आते थे, लेकिन हाल के वर्षों में हमने देखा है अगर आप अरब सागर देखेंगे वहां पर भी साइक्लोन्स की इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तूफान भी ठीक है और बवंडर की ये भी यानी ठीक है, तो सारे के सारे इसमें बढ़ने की उम्मीद है, या अभी भी हम इसका अब तो एक तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण हम देख ही रहे हैं लगातार। निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? तो इसमें 0.9 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? तो पिछली सदी में लगभग 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि हुई है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का तापमान या औसत तापमान कितना होगा? तो ये देखिए काफी अच्छा प्रश्न था और इसका आंसर होगा -18 डिग्री सेल्सियस। अगला, यदि किसी महानगर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल यानी आपका एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था पादप प्लवक या जो आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये बिल्कुल बेस का निर्माण करते हैं, यानी ऊपर के जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, पोषी स्तर होते हैं, उसके लिए भोजन का निर्माण यही करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है किसी भी पारितंत्र में जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक होते हैं, वो आपके हरे पौधे ही होते हैं। अगर हम स्थलीय इकोसिस्टम की बात करें और जलीय इकोसिस्टम की बात करें तो वहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पूरी फूड चेन को आपका डिस्टर्ब करेगा, बिल्कुल ठीक है। महासागर का जल घनत्व तो प्रबल रूप से घट जाएगा। देखिए इसका जल घनत्व से या वाटर की डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो आपका 1 और 2 बिल्कुल ठीक होंगे, ऑप्शन ए। डेंसिटी से इसका कोई मतलब नहीं होता। ग्लोबीय ताप वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी, ठीक है। हमें सभी को पता है इससे ग्लेशियर वगैरह मेल्ट होंगे, जिससे आपका सी लेवल राइज होने लगेगा। यदि ग्लोबीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वर्ष 2070 तक समुद्र की सतह 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है। विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। तो देखिए समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे, ये तो बहुत फिर से देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बिल्कुल बोल दिया कि सारे ही डूब जाएंगे, तो ये तो असंभव सी बात है। यह संभावना है कि 2044 तक फिजी डूब जाएगा, और जो कि एक आइलैंड नेशन है, और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो तीसरा इसमें नहीं होगा, बाकी सारे इसमें ठीक है। सॉरी माफ कीजिएगा, दूसरा इसमें नहीं होगा, माफ कीजिएगा। देखिए मेरे हिसाब से तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, मुझे तो लगता है देखिए सारे तो नहीं डूबने चाहिए, लेकिन आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार ये बता रहे हैं कि ये सही है। तो और ये वाला जो है आपका ये गलत है, इसमें 0.45 से इतना डिग्री सेल्सियस आपका जो है वाटर लेवल बढ़ना संभव है, 1 मीटर नहीं है। तो इसके हिसाब से इनका 1, 2 और 1, 3 और 4 होना चाहिए, यानी आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है। और मुझे तो देखिए ये भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, चलिए मैं आपको इसको चेक करके बताऊंगा। अगर मुझे मिलता है कि सारी की सारी डूब जाएंगी, लेकिन शायद ऑफिशियल आंसर की में आंसर सी ही माना गया है, तो हम अभी इसी के साथ चलेंगे। क्योंकि देखिए हमने ऊपर जो क्वेश्चन किया था उसमें भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट था कि सारे जितना भी 2 स्टेटमेंट उसमें आए थे कि सारे कहीं पर भी अनाज का प्रोडक्शन संभव नहीं होगा, सब कुछ सारे कोरल्स की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए वो इन्होंने सही मान लिया। देखिए
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार ये बात कर रहे हैं कि 0.33 से 0.45 मीटर वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, ना कि 1 मीटर का। लेकिन देखिए कोरल्स के बारे में इन्होंने पूरे आंसर में कहीं भी बात नहीं की कि कोरल्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे अगला देखते हैं। वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आपका कहां पर हुआ था? तो 2015 की अगर बात करें तो जलवायु परिवर्तन आप सभी को पता है जो हमारी COP 21 थी, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जहां पर साइन हुआ था, ये आपका पेरिस में हुआ था। बाकी नीचे आप पढ़ सकते हैं। COP अगर मैं 25 की बात करूं तो आपका ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ। 26 की बात करूं तो ये आपका स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ है। और 27वां आप सभी को पता ही है, ये आपका शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ था? तो COP 21 मैंने ऊपर आपको बता दिया, ऑप्शन डी। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन आपकी कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो ये अब है चाइना। ठीक है, इसके अलावा अगर टोटल ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें जिसमें से ये भी एक है, तो अभी लेटेस्ट डेटा किसका आया है? एमिशन गैस रिपोर्ट आई है UNEP की। उसके तहत मैं आपको बता दूं, कल मैंने रात को क्वेश्चन भी इसका टेलीग्राम ग्रुप में डाला था। पहला रैंक है चाइना का, दूसरा रैंक है आपका यूरोपियन यूनियन का जिसमें 27 देश है, तीसरा रैंक है आपका इंडिया का। ग्रीन हाउस गैसेस की मैं टोटल बात कर रहा हूं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की। यहाँ पर इसने स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है, तो चाइना इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन सा गैस विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो उसका क्या उत्तर है? हमने ऊपर देख लिया, चीन। निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? यानी वो जितनी कार्बन उत्सर्जित करता है उससे ज्यादा अवशोषित कर लेता है। तो इसके लिए कौन सा है? भूटान, ऑप्शन सी। इनके देखिए संविधान में ही, कॉन्स्टिट्यूशन में ही 70% फॉरेस्ट कवर का प्रोविजन भी है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। देखिए शून्य तक तो उत्सर्जन आपका कभी हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। इंडिया को आपको पता है, इंडिया ने जो कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य रखा है वो भी रखा है 2070 तक। ठीक है, कि हम नेट जीरो एमिटर बनेंगे 2070 तक। रेलवे ने भले ही 2030 तक ये लक्ष्य रखा है, इसको भी याद रखिएगा, ये इंडियन रेलवे का लक्ष्य है 2030 तक। तो पहला तो देखिए स्टेटमेंट इसमें गलत है। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। तो इसमें केवल दो स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट इसमें ठीक नहीं है। आगे, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो सबसे ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है आपका कृषि, क्योंकि देखिए इससे पूरे आपके वेदर पैटर्न बदलने लगते हैं। ठीक है, वेदर पैटर्न बदलने से घाटा क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि देखिए इससे बारिश का जो पैटर्न है वो बदल जाता है। आप सभी को पता है भारत में सिंचाई से या सिंचाई की व्यवस्था हर जगह नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर जो हम कह सकते हैं खेतों में पानी दिया जाता है वो मोस्टली आपका रेनफेड है। रेनफेड मतलब वो मानसून पर बहुत निर्भर करता है। तो वेदर जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से क्या होता है, आपके बारिश के पैटर्न में बदलाव आने लगता है, जिसकी वजह से आपकी फसलें खराब होने लगेंगी। बेमौसम बारिश होगी तो देश की कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी भी इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। तो इसमें कृषि सबसे ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित होगी। आगे देखते हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे, जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए और आर दोनों अपने आप में सही है और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? सौर किरणित ऊर्जा, सौर विकिरण, ये जलवायु परिवर्तन से ऐसे कुछ लिंक नहीं है। ठीक है, बाकी आपका पृथ्वी का अपनी अक्ष पर झुका होना, विषुव अयन यानी पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति, जिसमें आपको पता है हमारी इलिप्टिकल ऑर्बिट है। यहाँ पर सूर्य है तो एक टाइम पर बहुत पास होती है और एक टाइम पर सबसे दूर होती है। इसको बोलते हैं आपका एफिलियन, इसको बोलते हैं आपका पेरिहिलियन। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी की धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए है? तो उसको बोलते हैं बेसिकली मिलैंकोविच साइकिल। तो मिलुटिन मिलैंकोविच एक बहुत फेमस खगोलदर्शी रहे हैं, उन्होंने ये बताया था। ठीक है, मिलुटिन मिलैंकोविच, इसको मिलैंकोविच साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं।
निम्न में से किसने जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? मैं 2 से 3 बार बता चुका हूं, आइस कोर। ऑप्शन ए। समोच्च बांध, जीरो टिलेज, अनुपद सस्यन, इसके बेसिकली वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन से मृदा में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में सहायक है? तो कौन? आपके जो तीनों ही हैं ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में आपके सहायक हैं। जलवायु अनुकूल कृषि या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम या क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। CCAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय आपका फ्रांस में है। यूपीएससी का प्रश्न है, देखिए तभी इतना अच्छे लेवल का प्रश्न है। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान यानी इक्रीसैट, ठीक है, इक्रीसैट इसको बोला जाता है, यानी इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जो कि हैदराबाद में है आपका, ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल, माफ कीजिए, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रक्षालन हेतु या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संभावित स्थान हो सकता है या हो सकते हैं? परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तर, निःशेष तेल व गैस भंडार, बिल्कुल ठीक है। भूमिगत गंभीर व लवणीय शैल समूह, तो इसके तीनों ही बिल्कुल इसमें ठीक है। ऑप्शन डी। ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? ताम्र स्लैग या कॉपर स्लैग को, शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी, जियो टेक्सटाइल, उष्ण मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी और पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसमें से किस किस को आपकी इसमें वरीयता दी जाएगी? तो आपका सबसे पहले दी जाएगी ताम्र स्लैग या कॉपर स्लैग को, उसके बाद आपका शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी और आपका तीसरा जियो टेक्सटाइल। तो इन तीनों को इसमें वरीयता दी जाती है, बाकी इन दोनों को नहीं। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के संदर्भ में सही है? उनकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 45% है। ये विश्व की 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वे विश्व की 48% हरित गृह गैसों के निस्तारण के लिए उत्तरदायी हैं। वे क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देना चाहते हैं। तो इसमें से कौन सा आपका सही होगा? पहला देखिए इसमें गलत है, ठीक है, कुल जनसंख्या का ये 41% है, ठीक है, 41%। तो आपका 2, 3 और 4 इसमें सही होगा। अगला देखते हैं, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बताई थी, 1994 ईयर तो आपको याद करना पड़ेगा। डेट इसमें क्या है? 21 मार्च, जिस दिन हमारा अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है, ठीक है। तो 21 मार्च 1994, ये याद रखिएगा आप। और इस बार की थीम मैंने कल शाम को डाली थी, तो इस बार की थीम रही है इसकी फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 21 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को भी मनाया जाता है एक बहुत फेमस डे आपका, वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को आपका विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। 3 डे लगातार पड़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? इस समझौते पर यूएन के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और यह वर्ष 2017 से लागू होगा। पहला ही देखिए इसमें गलत है। यूएन, आपको पता है अमेरिका भी अभी इससे बाहर हो गया था। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे इस सदी के अंत तक औसत तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर या प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस या कोशिश करें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम ना होने पाए। ये काफी बड़ा इसका हाईलाइटिंग फीचर था। विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील देशों की आर्थिक सहायता के लिए 2020 से प्रतिवर्ष 1000 अरब डॉलर बेसिकली देने की, देखिए 1000 नहीं था, ये 100 बिलियन यूएस डॉलर था, ठीक है, 100 बिलियन यूएस डॉलर, 1000 नहीं था। तो आपका केवल 2 इसमें सही है, ऑप्शन डी। नीचे आपको दिख जाएगा कहां पर है, ये देखिए 100 अरब डॉलर,
ठीक है, तो 1-0 उन्होंने बढ़ा दिया कंफ्यूज करने के लिए। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP 21 कहां पर हुआ? आपका पेरिस में। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका गठन कब हुआ था आपका? तो ये गठन आपका हुआ था जो पहली रियो अर्थ समिट हमारी हुई थी 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। वहां पर ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा, रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट में इसका स्टार्टिंग हुई थी और 1994 से प्रभावी हुआ था, 21 मार्च 1994 से। आगे, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने एक क्वेश्चन डाला था, यह है बेसिकली UNFCCC सचिवालय की या UNFCCC सेक्रेटेरिएट की, ऑप्शन सी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ये बेसिकली आपका संबंधित किससे है? ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी, इसी से आपका क्योटो प्रोटोकॉल भी संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल अब तो है ही नहीं, अब तो इसका स्थान पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ने ले लिया है 2020 से। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष या ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए सही नहीं है? इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी, पहला ही गलत है, ये मैंने कुछ भी डाला था। कैनकून है आपका, कहां पर? मैक्सिको में, ठीक है, वहां पर ये हुई थी COP 16, ठीक है, COP 16 में इसकी स्थापना वहां पर हुई थी, आई थिंक 2010 में ये हुआ था। ये देखिए नीचे दिख जाएगा, कैनकून मैक्सिको में। आगे देखते हैं, हरित जलवायु निधि या ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में कौन से कथन सही हैं? यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। इसे UNEP, OECD, एशियन डेवलपमेंट बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। तो इसमें कौन सा? केवल पहला स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे, ये देखिए वर्ल्ड बैंक वगैरह का कुछ नहीं है इसमें, यह कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड का अपना एक अलग बोर्ड है, उसके द्वारा ये प्रशासित या एडमिनिस्ट्रेशन इसका किया जाता है। पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह UNEP तथा यूनेस्को का उपक्रमण है, गलत है, ये बेसिकली WWF का इनिशिएटिव है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें 8:30 से 9:30 बजे तक जो आपका स्थानीय समय होता है उसमें आपको लाइट बंद करनी पड़ती है, अर्थ आवर, ठीक है, अर्थ आवर इसको बोला जाता है। तो ये पहला तो आपका गलत हो गया, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं, ये ठीक है। यह जलवायु और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता या अवेयरनेस फैलाने वाला आंदोलन है, तो ये दोनों बिल्कुल आपके ठीक है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था, देखिए 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं, ठीक है, और ये आपके मार्च माह के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है, इस साल भी ये हो चुका है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था? तो 2019 का जो सम्मेलन हुआ है वो हुआ है आपका न्यूयॉर्क में। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल या ल्यूमिनस क्लाउड्स बेसिकली उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? बेसिकली इसके लिए समुद्री जल वातावरण में छिड़का जाता है। आगे देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल और अन्य संधियों के बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल तो देखिए आपके सिलेबस में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बंदरोगा के लिए, और इवन जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा COP या क्लाइमेट चेंज, ये भी आपके सिलेबस में है, तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आपके सिलेबस में उन्होंने COP 27 भी मेंशन की हुई है, तो सारे पढ़ के जाइएगा। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसेस से, मैंने आपको बताया था, ये 1997 में इस पर सिग्नेचर किए गए थे और 2005 से प्रभावी हुआ। पहला चरण इसका 2012 तक था, उसके बाद 2012 से 2020 तक का इसका सेकंड फेज है, और 2020 से इसका चरण इसका स्थान किसने ले लिया है? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में। आगे, सॉरी माफ कीजिएगा, ये गलत, अगर मैं बात करूं ग्रीन हाउस गैस, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन ठीक होगा, माफ कीजिएगा, जलवायु परिवर्तन ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस गैस की बात करें, क्लाइमेट चेंज आपका जो है एक बड़ा डोमेन है, उसके बाद उसके अंदर ग्रीन हाउस गैस हमारा एक तरह से कह सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस से भी आपका क्लाइमेट चेंज का ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बनता है, तो क्लाइमेट चेंज यहाँ पर सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, माफ कीजिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू की गई थी, तो क्योटो उपसंधि ये बिल्कुल ठीक है, 1997 में साइन हुई थी, 2005 में लागू की गई थी। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है, ये बिल्कुल गलत है, इससे संबंधित है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल,
मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा आपका गलत है, 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी बिल्कुल ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन आपका पीओपी यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जिन्हें आप हिंदी में बोलते हो अनवरत जैविक प्रदूषक, इसमें आपके 12 पॉल्यूटेंट आते हैं जिन्हें आप बोलते हो डर्टी डजन। ठीक है, 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इसमें कवर किए जाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन परत। क्योटो प्रोटोकॉल मैं आपको बता चुका हूं ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, जल संरक्षण से नहीं। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन की बात कर रहा है तो ये क्योटो में हुआ था। न्यूयॉर्क में आपकी हुई थी, बेसिकली जो यूनाइटेड नेशंस की बैठक होती है वो आपकी न्यूयॉर्क में हुई थी। अगर हम COP3 की बात करें, UNFCCC की जो तीसरी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी वो आपकी क्योटो में हुई थी। COP3। निम्नांकित कथनों में से कौन CDM के लिए सत्य नहीं है? CDM बेसिकली आपका क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। यह हरित ग्रह के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, सही नहीं है पूछा है। यह ग्लोबीय तापीकरण को कम करता है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसे सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया है। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है, लेकिन निषेध नहीं करता, यह अलाउ करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका गलत होगा। आगे देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पारितंत्र अनुकूली प्रौद्योगिकियों को अपनाने और हेतु विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। यह वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक विनिर्दिष्ट स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थित एक अंतर सरकारी समझौता है। यह विश्व बैंक द्वारा पोषित REDD+, इससे तो देखिए इसका कोई मतलब नहीं है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए। ये भी यूपीएससी का ही प्रश्न है, वहां पर इस तरीके के बड़े बड़े स्टेटमेंट आते हैं। अगला, क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ, बिल्कुल ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, ठीक है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना नहीं, ठीक है, मैंने आपको बताया था। ये ग्रीन हाउस गैस की एक तरह से आप अगर बात करें तो 21 से 23 गुना, ठीक है, ये ज्यादा इससे प्रभावी है। तो आपका 1 और 2 केवल सही होगा, ऑप्शन ए। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी का अपना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सके? तो आप सभी को पता है क्या है, CDM यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ऑप्शन सी। 10वां, कार्बन जमाव या कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति या CDM क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है। CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं केवल संलग्न एक देशों से संबंधित है। तो देखिए NX 1 नहीं, इसमें दो बेसिकली कैटेगरी है, एक होती है NX कंट्रीज, एक होती है नॉन NX कंट्रीज। तो NX कंट्री के दो भाग होते हैं, NX 1 और NX 2। तो ठीक है, इसमें सारी NX नहीं है, NX 1 नहीं, NX 2 भी इसमें शामिल है। तो आपका इसमें केवल एक आपका सही होगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। देखिए मैंने कहा गैर NX जिन्हें आप नॉन NX कंट्री बोलते हो तो वो भी इसमें शामिल है। UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को किसके लिए विकसित किया गया है या किस लिए विकसित किया गया है? संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिन्ह या कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है, यूपीएससी का ही है, तो ए स्टेटमेंट इसका बिल्कुल ठीक होगा। आगे देखते हैं, ब्लू कार्बन क्या है? ये भी हम कई बार कर चुके हैं। बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके समुद्र वगैरह अवशोषित करते हैं उसको ब्लू कार्बन बोला जाता है। तो आपका महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा सिक्वेस्टर्ड कार्बन या प्रगरहित कार्बन, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। आगे, NX 1 देश, NX 1 NX 2 कंट्रीज, हम सभी को पता है ये किसमें आती है? क्योटो प्रोटोकॉल। प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियां या सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन स्वच्छ डेवलपमेंट क्रियाविधि, आपका क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें कौन कौन से आपके सही हैं? तो इसमें देखिए पहला भी गलत मैचिंग है आपका। कार्टाजेना प्रोटोकॉल आपका बायो सेफ्टी से संबंधित है, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल आपका लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग से संबंधित है। और तीसरा का CDM की बात करें तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। केवल तीसरा इसमें सही मैचिंग है। और सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन ये भी क्योटो प्रोटोकॉल में ही आता है।
तो आपका केवल 3 इसमें सही होगा, बाकी दोनों एनेक्स 1 देश भी इसमें ही आते हैं, ये सारे इसके ही हैं, बाकी मैचिंग एक सारे आपके दोनों गलत हैं, ऊपर के नीचे वाला मैचिंग बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, मैंने आपको बताया था कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, ठीक है। कार्टाजेना बेसिकली आपके कहां पर है, ये कोलंबिया में स्थित है, इवन राजधानी है उसकी। आगे, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बेसिकली आपका कार्बन फुटप्रिंट, ऑप्शन बी। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बेसिकली देखिए ये मैं 2-3 बार आपको करा चुका हूं, इसमें हमेशा ये वाला है क्रय विक्रय, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इसका क्रय विक्रय नहीं करता, मैंने आपको बताया था ये फ्री मार्केट, ठीक है, फ्री मार्केट सप्लाई, जो मार्केट में आपकी सप्लाई और डिमांड चल रही है यानी फ्री मार्केट इकोनॉमिक पर ये काम करता है, ठीक है। इसका अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो भी सप्लाई और डिमांड होती है उसके हिसाब से इसके रेट वेरी करते हैं, यूएनईपी इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करता। आगे, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ, तो कार्बन क्रेडिट आपका क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू हुआ है। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, ठीक है, का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है, तो इसका प्रबंधन करता है वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक। आगे देखते हैं, वन कार्बन भागीदारी सुविधा या फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों यानी इंडिजिनस पीपल की एक वैश्विक भागीदारी है। वह धारणीय या सस्टेनेबल वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली यानी इको फ्रेंडली, जलवायु अनुकूलन यानी क्लाइमेट अडेप्टेशन, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजीज के विकास के लिए वैज्ञानिक मानकीय अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष इंडिविजुअल वैज्ञानिकों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने प्लस यानी REDD प्लस के प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने में मदद करती है। देखिए कितना बड़ा इन्होंने सिर्फ क्वेश्चन बनाया, इसका जो देखिए सही स्टेटमेंट है वो है एक और तीन, दूसरा स्टेटमेंट इसमें आपका गलत होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। इस तरीके के प्रश्न तो देखिए केवल यूपीएससी में ही बन सकते हैं, बाकी जगह पूछना बड़ा मुश्किल है। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह यूरोपीय संघ की पहल है, ठीक है। यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान या वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद या WBCSD द्वारा किया जाता है। तो देखिए इसमें WBCSD का कोई रोल नहीं है, ऑप्शन ए इसमें केवल सही होगा, आपका 1 और 2, ठीक है। यह यूरोपियन कमीशन के द्वारा इसका संचालन होता है, यूरोपियन कमीशन आपको नीचे दिख जाएगा, इसका समन्वय यूरोपियन कमीशन द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा, तो देखिए इसने न्यूजीलैंड ने रखा था। अगर मैं बताऊं 1990 में सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाने का जो बेसिकली इनिशिएटिव लगाया है वो लगाया आपके फिनलैंड ने 1990 में, ठीक है। भारत में 1 जुलाई 2010 से ये प्रभावी है, ठीक है। कोयले के ऊपर ये लगाया जाता है, पर टन जितना आप कोयला खर्च करोगे उसके ऊपर एक रेट है, उसके हिसाब से ये लगाया जाता है, ठीक है। भारत में 1 जुलाई 2010 से प्रभावी है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की। 2019 की बात कर रहा है, तो सिंगापुर ने उस समय कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी। गहरी कार्बन वेधशाला या डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो इसमें देखिए दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। तो यही थे, अब अगला देखते हैं, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, भारत के इसमें क्या क्या है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब आई, 2008 में आई थी, और इसमें 8 टोटल मिशन है। निम्न में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना यानी क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशनों में सम्मिलित नहीं किया गया था, तो 8 मिशन में आपके आणविक ऊर्जा सम्मिलित नहीं है। वनारोपण के लिए भी भारत ग्रीन इंडिया मिशन लेकर आया है, वो भी इसमें शामिल है, 2014 में आया था ग्रीन इंडिया मिशन। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना वही सेम है, 2008 में। राष्ट्रीय हरित मिशन, ठीक है, यानी नेशनल ग्रीन मिशन या ग्रीन इंडिया मिशन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का
वन घनत्व सुधार मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। कहां पर? झारखंड द्वारा। ठीक है, झारखंड में। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? तो जैसे ऊपर आणविक ऊर्जा आया था, यहाँ पर नाभिकीय शक्ति इन्होंने इस बार दे दिया, तो ये इसमें शामिल नहीं है। अगला, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? तो किसके सहयोग से किया गया है? संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट कार्यक्रम या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो आप देखिए, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट इसका ठीक नहीं है। बेसिकली जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना वर्ष 2013 और 14 में प्रकाशित हुई। इसका उद्देश्य पर्यावरण धारणीयता सुनिश्चित करते हुए गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करना था। अभीष्ट राष्ट्र निर्धारित अंशदान यानी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी INDC इनको बोला जाता है। ये जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसमें टारगेट्स रखे हैं भारत ने कुछ, उससे संबंधित है। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए बनाए गए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना, तो बेसिकली यही इसका देख ली अगर हम बताएं सबसे अच्छा उत्तर है, क्योंकि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुआ था आपका 2015 में, उसमें भी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आपके सबमिट किए गए थे कि हर कंट्री ने अपने अपने टारगेट बताए थे कि हम ये करेंगे 2030 तक। आगे, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार, तो झारखंड के देखिए सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? तो संवेदनशील जिला इनका है सरायकेला खारसवां। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया है? तो अभी तक भारत में स्थापित नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही नहीं है? समझौते पर हस्ताक्षर विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा किया गया है। समझौता 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा। समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए है। समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड 1 क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगा। तो भारत सरकार ने नहीं, ये हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने साइन किया है। आप नीचे पढ़ सकते हैं, हिमाचल प्रदेश और विश्व बैंक के बीच हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने साइन किया है। वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है, तो हमसे पूछ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के इंपैक्ट। हिमानी का पिघलना, बिल्कुल ठीक। सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं का परिवर्तन जो कि आपका एग्रीकल्चर को बहुत प्रभावित करेगा। ग्लोबीय तापमान में वृद्धि, ये तो सबसे बड़ा इसका एक तरह से इंपैक्ट है। तो आपके सारे बिल्कुल ठीक है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, ये न्यूयॉर्क में हुआ था। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये इससे संबंधित नहीं है, ये आपका क्योटो से संबंधित है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफर वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया था? तो इसमें से डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, उस समय ये पर्यावरण मंत्री थे। अभी कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आगे, ओजोन परत के क्षरण की बात करते हैं। पहला, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो ये बेसिकली आपका ओजोन पैदा करती है, जो एक ट्राई एटॉमिक गैस है। ठीक है, ट्राई एटॉमिक गैस है। देखिए एक चीज आपको बता दूं, ऊपर तो ये यानी स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल में तो ये बहुत अच्छी गैस है, हमारा प्रोटेक्ट करती है और एक तरह से आप कह सकते हैं अम्ब्रेला के रूप में काम करती है अर्थ के ऊपर, एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला के रूप में। लेकिन अगर आप बात करें GLO की, ठीक है, यानी ग्राउंड लेवल ओजोन की, तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। जब फोटोकेमिकल स्मॉग वगैरह बनता है तब ये बहुत ज्यादा हानिकारक हमारे लिए हो जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है? तो अल्ट्रा वायलेट रेज को ये अवशोषित करती है। ऑप्शन सी। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है किससे? ओजोन बायोस्फीयर को अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है कौन सी किरणें? अल्ट्रावायलेट। वायुमंडल में ओजोन परत पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ठीक है, वही है, सेम क्वेश्चन बार बार। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर नहीं आने देती। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? रेनेटिक पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लाज्मिड, गोल्डन चावल, विटामिन ए। ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर में नहीं होती, मैं आपको बता चुका हूँ, ये स्ट्रेटोस्फेयर में आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी समताप मंडल में।
आगे देखते हैं। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह क्या है? वह आपका स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन परत अवस्थित है कहां पर? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर में। निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? अलग अलग बार घुमा फिरा के पूछा गया है, वही है आपका स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है कितनी? ये अच्छा प्रश्न है। देखिए अगर बात करें तो ये लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। 20 किलोमीटर, 15 से 30 किलोमीटर वैसे इसका लिया जाता है, लेकिन मीन अगर लेंगे तो आपका 20 ही ठीक है। ओजोन परत मुख्यतः कहां पाई जाती है? समताप मंडल में। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे निचली परत यहां पर आपकी होती है ट्रोपोस्फेयर, यानी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है तो किसके द्वारा? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। तो बेसिकली इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा विनियमित किया जाता है, याद रखिएगा, ये अलग सा प्रश्न है थोड़ा सा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। ओजोन परत का क्षरण देखते हैं, जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह की बात की जाती है। इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है, बिल्कुल गलत है। जब हमने ऊपर पढ़ा था वहां पर CFC आपने देखा होगा, मेथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत सारे ऑप्शंस में था, ओजोन भी ऑप्शन में था। तो ये सारी ओजोन डिप्लीटिंग गैसेज हैं, ठीक है, ओजोन परत के क्षरण में ये योगदान देती है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, बिल्कुल ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से ये नहीं निकलता, बेसिकली ये जो रेफ्रिजरेट, ठीक है, रेफ्रिजरेटर वगैरह जितने भी आपके होते थे, ठीक है, पहले यूज किया जाता था, अब तो उसको बैन कर दिया गया है, ठीक है, अब तो यूज नहीं होता। लेकिन जो जितने भी कूलिंग इक्विपमेंट्स आपके होते हैं उसमें से ज्यादातर ये यूज किया जाता था। ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं। CFC आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें भी बेसिकली क्लोरीन वगैरह का जो एटम होता है ये सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है, क्योंकि ये ओजोन लेयर को आपका ब्रेक करने लगता है, ठीक है। ओजोन जो होती है इसको ये इससे रिएक्शन करता है, ये नेगेटिव है, ठीक है, इससे रिएक्शन करके ये इसको निगेटिवली या हार्मफुल इफेक्ट जनरेट करता है, इसका डिग्रेडेशन करने लगता है। ओजोन छिद्र का क्या कारण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक हैं तो कौन से हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए कम से कम 9-10 क्वेश्चन हमने कर लिए, सेम क्वेश्चन वही पूछता है बार बार। वायुमंडल में निम्न में से किस एक की उपस्थिति से ओजोन स्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है? किसके उपस्थिति से? ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें से कौन सा ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी आपका नहीं है? विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, ये इसमें आपका योगदान या उत्तरदायी इसके लिए नहीं है। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? ठीक है, ट्रोपोस्फेयर यानी मैं आपको जो बात कर रहा था GLO यानी ग्राउंड लेवल ओजोन की बात कर रहा है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे वाली परत ही होती है। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड आपका ओजोन प्रदूषण नहीं करती। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है कहां पर? तो आप सभी को पता है, अंटार्कटिका के ऊपर इसका सर्वाधिक विस्तार है। अगला देखते हैं, ये यूपीएससी में इस तरीके से प्रश्न बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रासक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उसका प्रयोग सुघट्य फोम के रूप में होता है, ठीक है। ट्यूबलेस टायर्स के निर्माण में होता है, लेकिन ट्यूबलेस टायर्स के निर्माण में इसका कहीं उपयोग नहीं होता। कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई है, बिल्कुल ठीक है, ये बेसिकली स्पिरिट वगैरह के रूप में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि आपको पता है जो आईसी बोर्ड्स वगैरह, आईसी पैनल्स वगैरह उसमें लगे होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, उसको इसकी सफाई उससे की जाती है बेसिकली, ताकि उसको कोई सर्किट उनका खराब ना हो। तो ये बिल्कुल ठीक है। एरोसोल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में प्रयोग होता है, ये भी ठीक है। तो दूसरा नहीं होगा, कौन सा होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। अगला, तो अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? तो बेसिकली स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बहुत बड़ा कारण है, या समताप मंडलीय बादल। तो कौन से ऑप्शन में है? एक तो इसमें है विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र और समतापीय मंडल बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्भाव। तो इसमें ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी। आगे, फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बेसिकली फ्रिजों में आपका मेफ्रॉन ब्रांड से नाम से गैस आती है, वो भरी जाती है, ठीक है, ऑप्शन बी। ओजोन परत के संरक्षण के उपाय देखते हैं। पहला प्रश्न इधर ही है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन ओजोन रिक्ति कारक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हेलॉन्स है और आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी है। तो आपका इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी।
निम्न में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आवामंडल या ओजोन हैलो का पता लगाया था? बहुत अच्छा है, तो केंट मूर ने इसका पता लगाया था, GW केंट मूर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके क्षरण से संबंधित है? ओजोन परत के, ऑप्शन सी। 1987 में मैं आपको बता चुका हूं, 1987 में साइन हुआ था, 1989 में ये लागू हुआ है, 1 जनवरी 1989, नीचे आप देख सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित किससे है? तो ये आपके अगर देखें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है, जो कि एक ओडीएस है, यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, ठीक है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 97, मैंने आज ही आपको बताया था, न्यूयॉर्क में हुआ था। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है, ये किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल से। अगला, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है बेसिकली आपका 16 सितंबर से। आप नीचे देख सकते हैं क्यों मनाया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1987 में इसी दिन यानी 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 2021 के ओजोन दिवस का मुख्य विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल, जबकि 2021 के लिए विश्व ओजोन दिवस का मुख्य विषय क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। बेसिकली देखिए, इसका कोई मतलब नहीं है, नया आएगा वो पढ़ेंगे, इस साल अब 2023 में नया आएगा। आगे देखते हैं, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर। ये देखिए बार बार वही क्वेश्चन है, 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर, कोई टाइम बर्बाद करने का मतलब नहीं है, ये अच्छा प्रश्न है। ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन सही सुमेलित नहीं पूछा है। अम्ल वर्षा नाइट्रिक एसिड, तो देखिए नाइट्रिक एसिड नहीं, मैंने आपको बताया था ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इससे सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं अम्ल वर्षा में या एसिड रेन में। 20 में सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग से बाहर करने या फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है? तो क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल बेसिकली कनाडा में स्थित है, याद रखिएगा, कनाडा में। अब इसके प्रभाव की बात करते हैं, जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, इसके प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ सकते हैं? सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है किस चीज का? तो बेसिकली स्पेशली स्किन कैंसर का कारण माना जाता है, स्किन कैंसर, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है दूसरा। ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। अगर देखिए नॉर्मल कंडीशन में तो ये परमावश्यक है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, ये बिल्कुल ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, इसीलिए हमारे लिए परमावश्यक भी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सबसे सही होगा। वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? तो किसने? ब्रिटिश टीम थी जिन्होंने पता लगाया था, ठीक है, अंटार्कटिका के ऊपर, और यहीं पर सबसे ज्यादा इसमें बड़ा होल देखने के लिए मिलता है। अब देखते हैं वन और उनके प्रकार, यानी वन और वन्यजीव, इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला, निम्नलिखित में से कहां सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो आप सभी को पता है पश्चिमी घाट में हमारे सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो कि एक हमारा बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? विषुवतीय मतलब आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात कर रहा है। ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता, जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हो, ठीक है, बहुत सी जातियों का सहअस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस हो, अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। अधिपादप बेसिकली आपका जो पेड़ है, मान लीजिए इस पर जो इनके मैकेनिकल सपोर्ट से ऊपर चढ़ते हो, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट आपके ठीक है, ऑप्शन डी। मैंने देखिए पूरा विषुवतीय वन बायोम आपको पढ़ा रखा है, जो फॉरेस्ट इकोलॉजी वाला चैप्टर है, उसमें मैंने पूरे मैप्स वगैरह लगाकर समझाया है, तो वो आप पढ़ लीजिए। सारी जिस टाइप की लकड़ियां वहां पर मिलती हैं, वो किस टाइप के पेड़ वहां पर मिलते हैं, कितनी बारिश होती है, सब मैंने उसमें समझाया है, आपको जाकर डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप से, वहां पर फ्री में वो अवेलेबल है। मैंने सारे अपने जितने भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं सारे पिन कर दिए हैं, आप ऊपर क्लिक करेंगे आपको सारे वहां पर मिल जाएंगे। तीसरा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम उपयुक्त राज्यों में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? तो बेसिकली देखिए आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलते, हिमाचल प्रदेश में आपको माउंटेन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे 1 और 3, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। अगला,
निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो सबको पता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है कौन से बायोम की? आपके उष्णकटिबंधीय, माफ कीजिएगा, हाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। निम्नलिखित में से ये आपके बेसिकली इक्वेटर जो आपका होता है 0 डिग्री लाइन, उससे 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में सबसे ज्यादा इसका कंसंट्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर ग्लोबल लेवल पर मैं बताऊं आपको तो सबसे ज्यादा जो इसका कंसंट्रेशन आपको मिलेगा, 3-4 बहुत फेमस एरिया है। पहला है अमेजोन जो नदी है, अमेजोन बेसिन जिसको बोला जाता है। दूसरा आपका है अफ्रीका में कॉन्गो या जायरे बेसिन। ठीक है, भारत में अगर बात करें तो हमारा वेस्टर्न घाट हो गया और कुछ पार्ट आपके नॉर्थ ईस्ट के, उसके अलावा कुछ हमारा अंडमान एंड निकोबार वाला क्षेत्र यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा एक क्षेत्र और है इंडो मलेशिया या इंडो मलाया। ठीक है, इंडोनेशिया और मलेशिया वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सारे फेमस इसके जोन होते हैं। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ या बायोमास आपका अधिकतम होता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पूरी लेयरिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, वहां पर सबसे ज्यादा बायोमास आपका पाया जाएगा। इसलिए इनको पृथ्वी के फेफड़े या लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है, अमेजोन के वर्षा वनों को। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, ये सीडीएस में पूछा हुआ है, सेलवास। सेलवास के नाम से भी इनको जाना जाता है, याद रखिएगा। सातवां, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन या टीक एक प्रभावी वन स्पीशीज है? बेसिकली सागौन का जो पेड़ है वो आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। पर्णपाती मतलब ये साल में एक बार अपनी पत्तियां जरूर गिराएंगे, इसलिए इनको डेसिडुअस फॉरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट बोला जाता है। तो 100 से 200 सेंटीमीटर के रेनफॉल में मिलेंगे आपको देखने के लिए। भारत के किस राज्य में सागौन के वन सर्वाधिक है या सागौन के वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में इसका सही आंसर होगा। भारत में मैंग्रोव या ज्वारीय वन मुख्यतः कहां पर पाए जाएंगे? सुंदरवन में। ठीक है, भारत में लगभग 42.35% भारत के टोटल मैंग्रोव का सिर्फ सुंदरवन में पाया जाता है। सेकंड रैंक है आपकी गुजरात की। ये मैं आपको बता रहा हूं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार। भारत के निम्न में से स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो सभी को पता है सुंदरवन, जो कि वेस्ट बंगाल का हिस्सा है। पहले देखिए बहुत बड़ा ये एरिया था, लेकिन जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होती है 1971 में, तो 1971 में काफी हिस्सा इसका बांग्लादेश में भी चला गया है सुंदरवन का। वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपने के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई, अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। अलवण जल कोटरिकाएं या फ्रेश वाटर पॉकेट्स त्वरित गति से सूख रही है क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इस उद्धरण में निर्देशित स्थान कौन सा? तो देखिए बहुत ज्यादा बात यहाँ पर सैलाइन एटमॉस्फेयर की जा रही है, तो सुंदरवन यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? प्रोटेक्टेड कच्छ वनस्पति क्षेत्र आपका है गोवा में। ठीक है, गोवा में क्या है आपका? चोराव आइलैंड पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। आगे, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? बेसिकली अगर आप भारत का मैप देखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे आपके इक्वेटर है 0 डिग्री लाइन, अंडमान निकोबार आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और वो लंबाई में काफी है। तो ऊपर आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, यहाँ पर इक्वेटर है, तो इसकी इससे नजदीकता है, इसकी वजह से यहाँ पर आपको पर्णपाती वन भी देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको रेन फॉरेस्ट टाइप के या सदाबहार वन भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको सदापर्णी वन भी मिलेंगे। तो ये आपका अंडमान निकोबार यहाँ पर सही उत्तर होगा। निम्नलिखित जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? मैंने आपको ऊपर बता दिया, अमेजोन के वर्षावन, इसको एक नाम से और जाना जाता है सिलवास। ये भी याद रखिएगा, इससे भी कभी कभी पूछ लेता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सर्वाधिक है? तो एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा आपको जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है उसका एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा। समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सेंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष की प्रजाति है। यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में देखिए नहीं मिलती है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, थोड़ा ड्राई एरिया में आपको मिलेगा, तो दूसरा इसमें गलत होगा, ऑप्शन ए ठीक है। ये देखिए मैंने कहा था थोड़ा ड्राई एरिया में ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की एक प्रजाति है। अगला, भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दक्षिण पश्चिमी घाट आर्द्र वन,
तराई दुआर चौड़ी पत्ती वाले वन, ठीक है। कच्चीकरण घास के प्रदेश, यहाँ पर बहुत फेमस है कौन सा, बन्नी ग्रासलैंड, गुजरात में, आप पढ़िएगा इनके बारे में। पूर्वी दक्कन का पठार आप सभी को पता है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है। ये वाला जो एरिया है आपका दक्कन का एरिया है, लेकिन ये आपके रेन शेडो एरिया में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर बारिश थोड़ी कम होती है, इसलिए यहाँ पर आर्द्र वन देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़े से ड्राई फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, तो ऑप्शन डी इसमें सही मैचिंग नहीं है। आगे देखते हैं, उष्णकटिबंधीय वन, शंकु वृक्ष वन, कच्छ वनस्पति और आपका पतझड़ वन। तो अगर बात करें सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वनों की, तो वो हमें साइलेंट वैली में देखने के लिए मिलेंगे। शंकु वृक्ष वन आपके हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति आपके सुंदरवन में और पतझड़ वन आपके राजस्थान में, तो उसको मिला लीजिए, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ठीक आएगा। अगला देखते हैं, 2004 की सुनामी में लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान यानी मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा वाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा वाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? बेसिकली आपने इनकी जड़ें देखी होंगी, इसकी अपटिल्टेड रूट्स रहती हैं और इसकी वजह से बेसिकली जो स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं उसको काफी रोकने में मदद करते हैं। तो गरान वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं फटते, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका कारण था, इसीलिए इनको ब्रेक वाटर्स ऑफ द स्टॉर्म भी बोला जाता है। आगे, उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है, ठीक है। महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव वनों का निर्वनीकरण हुआ है, जिससे इसकी बेसिकली प्रवणता और बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैंग्रोव आप सभी को पता है तूफानों को रोकने में, चक्रवातों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके उखड़ने से उड़ीसा का जो तट है वो और ज्यादा इससे प्रॉन हो चुका है, तो यानी ए और आर दोनों बिल्कुल सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। भीतरकणिका गरान यानी भीतरकणिका मैंग्रोव के बारे में बात कर रहा है। यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, पहली बात तो ये उड़ीसा में है, ठीक है। और ये सुवर्ण रेखा और वंशधारा नदियों के बीच में ना होकर बेसिकली ये ब्राह्मणी नदी है, वहां पर वैतरणी रिवर है और उसके अलावा वहां पर आपका महानदी डेल्टा के क्षेत्र में स्थित है, तो आपके दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत है। टेक्सस वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टेक्सस वृक्ष रेड डेटा बुक में सूचीबद्ध है। टेक्सस वृक्ष से टेक्सोल नामक औषधि प्राप्त की जाती है, जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध आपके प्रभावी मानी जाती है, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल आपके ठीक है, ऑप्शन डी। अगला, मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिक निकाय होते हैं। वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में कौन से सही है? बेसिकली आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तट को स्थिर रखते हैं हमने ऊपर पढ़ लिया, क्योंकि इनकी अपटिल्टेड रूट्स रहती हैं, इसी की वजह से ये होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किस पादप या किन पादपों को प्राकृतिक रूप में उगते हुए देखने की संभावना है? बांज, बुरांस, ठीक है, बुरांस तो आपका अगर आप बात करें उत्तराखंड के लिए में बहुत फेमस है। चंदन, चंदन देखिए आपको वहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, चंदन आपका बेसिकली साउथ इंडिया वगैरह में आपको काफी देखने के लिए मिलता है, तो आपका एक और दो बिल्कुल ठीक होगा। वनों से होने वाले लाभ देखते हैं। वन नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। वन पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोनों देखिए आपस में इसका कोई लिंक नहीं है, आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ए और आर अपने आप में दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। प्राकृतिक साधन वे साधन होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित है तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। देखिए अपने आप में दोनों यहाँ पर भी ठीक है, लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑप्शन बी। आरओ के प्रश्न उसमें भी काफी अच्छे प्रश्न आते हैं। एल्यूमिनियम हरी धातु है, वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। बेसिकली देखिए ऐसा नहीं है, अगर मैं आपको बताऊं लकड़ी का स्थान लेकर है, तो देखिए लाइट बहुत लाइट वैल्यू है और इसके कमर्शियल यूज भी बहुत ज्यादा है, तो ये तो बेसिकली अगर मैं आपको बात बताऊं, लेकिन वो लकड़ी का स्थान लेकर इसको बचाती है, ये आपका सही नहीं है। हरी धातु इसको बोला जाता है, लेकिन लकड़ी का स्थान लेकर वह वृक्षों को बचाती नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर होगा, यानी ए सही है परंतु आर आपका गलत है, तो आर आपका गलत हो गया। आगे देखते हैं, भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पलों के रूप में रूपांतरित कर देते हैं। इन्हें बेसिकली लिविंग रूट ब्रिजेस बोलते हैं। जैसे जैसे समुदाय समय गुजरता है और ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहां पर स्थित है? ये बेसिकली मेघालय की विशेषता है। वनोन्मूलन और उसके प्रभाव देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। बेसिकली देखिए, नगरीकरण जो होता है निर्वनीकरण का इफेक्ट नहीं होता, नगरीकरण की वजह से आपका निर्वनीकरण करना पड़ता है, ये इसका इफेक्ट नहीं है। ठीक है, प्रभाव आपसे पूछ रहा है, उल्टा दिया है इन्होंने इसको। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? नागालैंड में बेसिकली आपका झूम कृषि बहुत ज्यादा की जाती है, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसको बोला जाता है। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांगीय संक्रमण के प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो देखिए, एक तरह से सभी को पता है, जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है, क्योंकि किसी भी देश का क्षेत्रफल सीमित है, आपको उसी क्षेत्रफल में लोगों के रहने की व्यवस्था करनी है, जिससे आपको मानव बस्तियां बनानी पड़ती हैं, और मानव बस्तियों के लिए जंगलों का कटान हो रहा है बहुत ज्यादा। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन बनाया गया। तो इसमें ए स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ए और आर दोनों सही है, और ये इसका बिल्कुल ठीक संबंध है। आगे देखते हैं, वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? वन ह्रास का मुख्य कारण है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी। आगे, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो है आपका जंगल की आग। उड़ीसा वगैरह वाले जो सिंदीपाल वाला क्षेत्र है, वहां पर भी काफी ज्यादा जो जंगल की आग की घटनाएं अब होने लगी हैं। तो ये भी भारत में काफी विकराल समस्या के रूप में अब निकल कर आ रहा है। आगे देखते हैं अगला, भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशेषता रखता है? तो बेसिकली आपका वालपराई है। ठीक है, तमिलनाडु में वालपराई, ये आपका इसमें विशेषता रखता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में हम राष्ट्रीय वन नीति से स्टार्ट करेंगे, इसमें हम इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और 2 दिन में हार्डली मैं ये बुक खत्म कर दूंगा, और 2 पार्ट इसके शायद और बनेंगे, और उसमें आपकी पूरी बुक ये कवर हो जाएगी। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।